तो टॉपिक चल रहा है एक्सक्रीशन यानी बॉडी फ्लूइड एंड देयर एलिमिनेशन। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का कुछ हिस्सा कहाँ होता है? कॉर्टेक्स। और कुछ हिस्सा कहाँ होता है? मेडुला में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? लूप ऑफ हेनले। जबकि बाकी का सारा हिस्सा कहाँ पे होता है? ये होता है कॉर्टेक्स में। ठीक है, ये होता है कॉर्टेक्स में। सारी ब्लड वेसल भी आपको कल क्लियर करा दी थी। जो ब्लड लाएगी वो एफरेंट, जो वापस ले जाएगी इफरेंट। फिर जब ये लिपट जाएगी चारों तरफ तो बोलते हैं प्रॉक्सिमल वो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो यूरिन कैसे बनता है, इस स्टेप की तरफ चलते हैं। कल आपको बताया था ब्लड यहां से आएगा। जब ब्लड आता है तो उसका डायमीटर ज्यादा है कि कम? ज्यादा है। फिर जब ब्लड वापस जाएगा तो उसका डायमीटर ज्यादा है कि कम? तो एफरेंट का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट का डायमीटर कम है। इसलिए यहां दबाव पड़ेगा और इसी दबाव या प्रेशर के कारण ब्लड चढ़ने लगेगा। तो पहला स्टेप यही होता है, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो यूरिन फॉर्मेशन में टोटल कितने स्टेप होते हैं? 3। यूरिन फॉर्मेशन में टोटल कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो आज पढ़ेंगे स्टेप 1, जिसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या दूसरा नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसमें होता क्या है? हार्ट से ब्लड आता है एरोटा में, एरोटा से ब्लड आता है रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी से ब्लड यहां आ गया, इसका नाम है एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड यहां आ गया, इसका नाम था ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। फिर ब्लड आ गया यहां पे, इसका नाम होता है इफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल। तो ये है पूरा सीन। हार्ट से ब्लड आया एरोटा में, एरोटा का ब्लड आता है रीनल आर्टरी में। रीनल वर्ड यूज करते हैं किडनी के लिए, तो रीनल आर्टरी में आ गया। रीनल आर्टरी से कहां चला गया? एफरेंट, एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है ना, एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल से चला गया ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से चला गया इफरेंट आर्टीरियोल, और इधर से चला जाएगा टू रीनल वेन, टू रीनल वेन। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब देखो यहाँ का डायमीटर ज्यादा है, यहाँ का डायमीटर कम। कल बताया था कि फिजिक्स कहती है, फिजिक्स कहती है बर्नौली थ्योरम एक है,
फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली थ्योरम है, वो कहती है जिधर का एरिया ज्यादा उधर की वेलोसिटी कम, जिधर का एरिया कम उधर की वेलोसिटी ज्यादा। इसका सीधा सीधा क्रेडिट जाता है प्रेशर को। देखो यहाँ का प्रेशर कम है तभी तो वेलोसिटी कम है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ोगे, A1B1 बराबर A2B2। यानी अगर इधर का एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, यहाँ का एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई। A1B1 बराबर A2B2। समझ में आई बात? वही फंडा यहाँ पे लग रहा है। क्या फंडा लग रहा है? फंडा ये लग रहा है इधर का एरिया ज्यादा है तो इधर प्रेशर कम है, इधर का एरिया कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ गया। और सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ बढ़ेगा? यहाँ पर, ग्लोमेरुलस पर। उसी प्रेशर के कारण ब्लड छनने लगेगा, और ब्लड छन के कहाँ पे आएगा? इस कैविटी में, इस कैविटी में चला आएगा, बोमेन कैप्सूल की कैविटी में चला आएगा। ये कप जैसी संरचना क्या है? बोमेन कैप्सूल। इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था बोमेन कैप्सूल। ठीक, ब्लड यहां से छनेगा, इस जगह से छन के यहां आएगा, तो ब्लड यहां से छन के यहां पे आएगा। जब ब्लड छन जाएगा ना तो उस लिक्विड को हम बोलेंगे क्या? उस लिक्विड को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। चूंकि ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आया तो क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और जो चीज छन जाती है उसे क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। या फिर इसी को बोलते हैं, नेफ्रॉन में आया ना, इसको क्या बोल सकते हैं? नेफ्रॉन। तो इसलिए नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नेफ्रिक फिल्ट्रेट। बताओ ब्लड छन जाने के बाद क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिर नेफ्रिक फिल्ट्रेट। ठीक है, पहले क्या था? यहां पे जब था तो क्या बुला रहे थे? यहां पे क्या बुला रहे थे? ब्लड। लेकिन अब ब्लड नहीं बुला रहे, अब क्या बुला रहे? अब बुला रहे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो बताओ जब ब्लड छन जाता है तो हम उसे क्या बुलाते हैं? हाँ, तो हार्ट में था ब्लड, यही ब्लड आया और यही ब्लड छन गया। छना किसके कारण? प्रेशर के कारण। प्रेशर क्रिएट क्यों हुआ? ड्यू टू मोर डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टरियोल एंड लेसर डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, अब सवाल होता है कि कितना ब्लड हार्ट ने वहां भेजा और कितना ब्लड यहां से गुजरा और कितना ब्लड छना। तीनों अलग अलग बातें हैं भाई। हार्ट ने कितना ब्लड भेजा वो अलग बात है, मानते हो आप? हार्ट ने जितना ब्लड भेजा वो अलग बात है। यहां से कितना ब्लड गुजर गया वो अलग बात है, और यहां से कितना छन गया वो अलग बात है। तो पहले एक एक स्टेप देखते हैं। हार्ट ने जो ब्लड भेजा था, हार्ट जब पंप करता है तो वेंट्रिकल से पंप करता है कि ऑर्किल से? हार्ट अपना ब्लड कहां से पंप करता है? वेंट्रिकल से। रिसीव करता है ऑर्किल से और पंप करता है वेंट्रिकल से। यानी रिसीव करता है आलिंद से और पंप करता है निलय में। कुछ याद आया? सभी बच्चों को ये बात पता होगी, पता है ना? रिसीव कहां से करता है? ऊपर वाले चैम्बर से। और पंप कहां करता है? नीचे वाले चैम्बर से। याद आया कि नहीं? तो जब हार्ट ने, पहले देख ले कितना ब्लड पंप किया, देखते हैं हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया। ये राइट एट्रियम है, ये कौन सा है? राइट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है ना? हार्ट के, आपको पता होगा दाहिनी तरफ कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीनेटेड कि ऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। इस तरफ कैसा है? कोई डाउट? यहां पे नीला वाला ब्लड है। इस तरफ कैसा ब्लड है? इस तरफ है आपका रेड वाला ब्लड। और हार्ट से जो ब्लड पंप करता है, बाहर जो लेके आता है, यहां से बाहर आएगा एरोटा, है ना? तो ये एरोटा है। एरोटा ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? इधर भी होगा इधर भी होगा, दोनों एक साथ होते हैं। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें अभी इससे मतलब है। तो हर एक वेंट्रिकल जितना ब्लड बाहर पंप करता है उसको बोला था स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोला था? स्ट्रोक वॉल्यूम। और स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हार्ट के बीट से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आता है कार्डियक आउटपुट, है ना? तो एनसीईआरटी ने कहा है कि जो हर एक वेंट्रिकल है
हर एक वेंट्रिकल 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करता है, देखो घुमा के बात कही एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने कहा हर एक वेंट्रिकल 1 मिनट में जितना ब्लड बाहर पंप कर देता है, कहां पंप करेगा? एरोटा में। उसका 1/5 भाग, उसका 1/5 भाग कहां जाता है? किडनी में। समझ में आई बात? बताओ, हार्ट ने जितना ब्लड पंप किया कितने मिनट में, उसे क्या बोलेंगे? कार्डियक आउटपुट। लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसे नहीं बोला, उसने कहा हर एक वेंट्रिकल ने जितना ब्लड पंप किया कितने मिनट में? 1 मिनट में। आप तुरंत बोला ये बात तो सर कार्डियक आउटपुट है, तो कार्डियक आउटपुट का कितना परसेंट किडनी को सप्लाई करता है? हाँ, 1/5। तो देखो, जब यहां से ब्लड आ रहा था, यहां का ब्लड यहां आया, कितना ब्लड आया लिख देते हैं, लिखते चलते हैं एनसीईआरटी की बात ताकि कंफ्यूजन ना हो। हार्ट के हर एक वेंट्रिकल ने, हार्ट के ईच वेंट्रिकल ने, वेंट्रिकल यानी निलय, हार्ट के ईच वेंट्रिकल ने जितना ब्लड एरोटा में पंप किया, सही है, एरोटा में पंप किया, उसका 1/5 या 1/5 को क्या बोल सकते हैं? 20% ब्लड किडनी के अंदर गया या किडनी में सप्लाई हुआ। देखो एनसीईआरटी बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं, किडनी में सप्लाई हुआ। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ किडनी में ही आ रहा है, हाँ, ब्रेन को भी चला जाता है, करीब 15% के करीब ब्रेन को चला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल को करीब 20-30% चला जाता है, ठीक है ना। हार्ट को खुद 10% ब्लड की जरूरत होती है, हार्ट को खुद ब्लड की जरूरत नहीं है क्या? हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, हार्ट को खुद 10% ब्लड की जरूरत होती है। इसी तरह अदर पार्ट्स को भी ब्लड की जरूरत होती है, लिवर को भी ब्लड की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब है उसमें से अगर हम 100% ब्लड ये पंप कर रहा है तो उसका कितना परसेंट केवल और केवल किडनी को देगा? 20%। कितना परसेंट देगा? 20%। अरे भाई, ब्रेन को भी देना है, अपने एलिमेंट्री कैनाल को भी देना है, लिवर को भी देना है, ठीक है ना, अपने बाकी स्किन को भी देना है नहीं देना है? तो मोटा मोटा ये बताओ, सबको देना है, उसमें से टोटल ब्लड का अकेले किडनी में कितना परसेंट आता है? 20%। 20% या 1/5, 20% या 1/5 सप्लाई हो गया। बताओ सही है कि नहीं है? इसी को लिख सकते हैं कार्डियक आउटपुट का, ना, कार्डियक आउटपुट का 20%। अब मान लिया ये किडनी में आ गया, अब ये किडनी में आ गया, ठीक है, किडनी में आ गया मतलब कहां आ गया? नेफ्रॉन में आ गया। और नेफ्रॉन में आया, नेफ्रॉन में भी किस जगह पे आया? नेफ्रॉन के अंदर नहीं आया, रुकना मेरी बात, किडनी में आया, लेकिन किडनी में कहां आया? ब्लड देखो किडनी में कहां आता है, देख के बताओ। यहां आया, यहां से कहां चला गया? एफरेंट आर्टेरियोल में। अच्छा, वो था कितना, जरा कैलकुलेट कर लें। कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 से 5.5 लीटर, 5 से 5.5 लीटर पर मिनट। और इसका अगर हम 20% निकाल लें, इसका 20% हम निकाल लेते हैं, इंटू 20/100, यही कर सकते हैं ना, या 1/5 कर देते, तो आंसर आ जाएगा आपका करीब 1100 से 1200 ml प्रति मिनट, पर मिनट। ये आपका पहुंचा किडनी में। बोलो सही है ना? क्या लिख देते हैं? 1100 से 1200। ये 1100 1200 कैसे आया पता चला ना? 1/5 कर लिया। अरे या तो 1/5 कर लो या तो 20% कर लो, आंसर तो एक ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, 20/100 कितना होता है? 1/5। या तो 20% निकाल दिया मैंने, या तो 1/5 निकाल लेते, भाग तो एक ही आया, वो आया 1100 से 1200 ml। यानी किडनी में कितना ब्लड आया? इतना। क्या पूरा का पूरा ब्लड छन जाएगा? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं, असंभव, ठीक है ना। ये भी बताओ, अच्छा सब आप पढ़ के आए हो, देखो गलत मत करना, सारे बच्चे पढ़ के आए हैं, ब्लड सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये बताओ, अच्छा ब्लड में कितना परसेंट लिक्विड होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं? सर 55%। और कितना परसेंट सॉलिड पार्ट होता है? 45%। अब आप ही खुद बताओ, लिक्विड पार्ट छनेगा कि सॉलिड पार्ट छनेगा? लिक्विड पार्ट छनेगा।
तो पहले हम इसका प्लाज्मा निकाल ले, तब तो पता चलेगा कितना क्या छटने वाला है, ठीक है ना। इसमें इस ब्लड में भी 55% क्या है भाई साहब, और 45% क्या है, सॉलिड पार्ट। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा, और इस पार्ट को बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट सब लोग जानते हो। छनने वाला पार्ट ये है कि वो है, प्लाज्मा छनेगा, यही किडनी से छनता है, यही किडनी से फिल्टर होता है या छनता है। तो हम इस पर अपना दिमाग नहीं चलाएंगे, हम सारा दिमाग किस पर चलाएंगे, प्लाज्मा पर, ठीक है ना। अब जरा 55% निकालो कितना आता है, 55% निकालो कितना आता है। रुक जाना, इसको जरा इधर ले लें क्योंकि जगह नहीं है। इसका आंसर यहां आया। इसको भी यहां ले लो, इसका आंसर इधर लिख दिया है, ठीक है। अब जरा इसका 55% निकालो कितना आएगा, कितना आ रहा है जरा निकालो आपने। 1100 से 1200 का अगर 1200 के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लो तो 650 के करीब आएगा। 650 ml के करीब इसमें प्लाज्मा था, बोलो 650 ml प्लाज्मा था, बोलो क्लियर है, कोई डाउट है किसी को। यानी देखो एक बार फिर से पीछे चलते हैं, यहां से कितना ब्लड आया, 1100 से 1200, कितने मिनट में, लेकिन उसमें उसमें प्लाज्मा कितना था, 650 ml, लगभग 650 ml प्लाज्मा था। प्लाज्मा क्षमता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्षमता, प्लाज्मा क्षमता है। प्लाज्मा क्षमता है तो प्लाज्मा ही छन के आएगा, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कुछ और नहीं, प्लाज्मा ही है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कुछ और नहीं, प्लाज्मा ही है। क्या सारा प्लाज्मा छन जाएगा, नहीं, 100% छन जाएगा तो फिर इधर इधर बचेगा ही नहीं कुछ, सूखा पड़ जाएगा। बताओ, जब सूखा पड़ जाएगा फायदा क्या, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे जो छनने का रेट है बता देते हैं, अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे, 19% करीब, करीब 19% होता है। 19 से 20 बोलते हैं, हम आपको अप्रोक्सीमेट 19% बोल रहे हैं। जरा 650 का 19% निकालो भाई, 650 का 19%, 650 इंटू 19/100, 125.4। हम आए एक्सरसाइज करके, 125.4, ठीक है ना। देखो एग्जैक्ट इतना ही आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहां का 19% ही केवल छनेगा। बताओ छनने की कैपेबिलिटी कितनी है, 19% फिल्ट्रेशन होता है, 19% फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, 19% फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। जितना प्लाज्मा आएगा बताओ उसका केवल और केवल कितना परसेंट छनेगा, केवल और केवल कितना परसेंट क्षमता है, 19%। अरे भाई छन्नी की अपनी एक रेंज होती है, इस छन्नी की क्या रेंज है, इस छन्नी की छानने की रेंज क्या है, 100% कि 19%, 19% ऑफ 19% फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा यहां पे होगा। इस छन्नी से 19% छनेगा। चलो देखिए 19% कितना आता है, 650 ml ये हो गया। अब जरा इसका 19% निकाल लो भाई, जल्दी बोलो, 19% निकालो इसका। अभी आपने बताया सर 125.4 ml आएगा, लेकिन हम एनसीईआरटी के फ्रैक्शन वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, एनसीईआरटी के फ्रैक्शन वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, डेसिमल वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। कितना आएगा, इतना। और ये सब कितनी देर की बात चल रही है, 1 मिनट की बात है, तो पर मिनट ये फिल्ट्रेट आ गया आपका, ये है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट या नेफ्रिक फिल्ट्रेट। अच्छा जीएफ या एनएफ क्यों लिखा, इसको बोल रहे हैं, जीएफ यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोल रहे थे, एनएफ यानी नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोल रहे थे। बताओ अब समझ में आ गया। एक बार जल्दी से बताओ, हार्ट से कितना ब्लड 1 मिनट में पंप हुआ, 5 से 550। हार्ट से पूछा है, हार्ट से होगा 5 से 5.5 लीटर 1 मिनट में, इसे बोलते थे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का पूरा किडनी को सप्लाई कर दिया जाएगा, बॉडी में क्या बाकी बाकी क्या बेकार के ऑर्गन है, नहीं। क्या ब्रेन को नहीं चाहिए, क्या खुद हार्ट को नहीं चाहिए, क्या हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को नहीं चाहिए, क्या हमारे अदर पार्ट को नहीं चाहिए, चाहिए। इसका मतलब 100% सप्लाई नहीं किया जाएगा, केवल 20% सप्लाई होता है। अगर हम 20% निकाल लें, अगर हम इसका 20% निकाल लें तो आंसर आएगा कितना, 1100 से 1200 ml। किडनी में पहुंचा कितना, 1100 से 1200 ml। अब क्या वो टोटल प्लाज्मा है, नहीं सर, आपने पढ़ाया था कि जितना ब्लड होता है उसका 55% प्लाज्मा और 45% सॉलिड पार्ट।
सॉलिड पार्ट को बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। अब जो छनने वाली चीज है, बच्चा बच्चा जानता है, लिक्विड छनता है, सॉलिड नहीं, ठीक है ना। तो क्या छनेगा? प्लाज्मा। हमने इसका 55% निकाल लिया, तो 650 प्लाज्मा आ रहा है। हमारी किडनी में 650 ml प्लाज्मा पर मिनट आ रहा है, ठीक है ना। पर मिनट है, सब कुछ पर मिनट है। 650 ml प्लाज्मा पर मिनट। अब बताओ उसका कितना परसेंट छनेगा? 19%। अगर 650 का 19% निकालेंगे 125.4 यानी 125.4 आएगा। चूंकि हमने पूरा पूरा लिखा है, डेसिमल हटा दिया, तो 125 ml पर मिनट आ जाएगा जीएफआर। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना। जरा एक स्टेप और आगे चलते हैं, फिर आपको नोट्स बनवाते हैं। जल्दी बताओ, एक मिनट में कितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना? बताओ, एक मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना। बोलो क्लियर है? इसी को बोलते हैं जीएफआर। जीएफआर का मतलब होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। समझ आएगी बात? हर चीज की एक दर होती है, हर एक चीज की अपनी एक रेट होती है। ये इसका रेट है, इतनी देर में इतना काम हुआ, इतनी देर में इतना काम हुआ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने का भी कोई रेट होगा कि आज मैं किस रेट से पढ़ाऊंगा। आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस रेट से पढ़ाऊं कि तीनों स्टेप खत्म हो जाए, है ना। ये मेरा रेट है। तो ऐसे हर चीज का रेट होगा। तो एक मिनट में 125 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना, तो जीएफआर बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। तो जीएफआर कितना होता है ये? अच्छा, इसको चेंज किया जा सकता है। किडनी अपनी आवश्यकता अनुसार जीएफआर घटा भी सकती है। अब वो कब कैसे घटाएगी कैसे बढ़ाएगी, ये अलग का विषय है, वो टॉपिक ही अलग पढ़ाऊंगा। मैं लिख देता हूं, किडनी कैन अल्टर जीएफआर अकॉर्डिंग टू बॉडी रिक्वायरमेंट। और ये टॉपिक हम पढ़ेंगे अलग से, बॉडी रिक्वायरमेंट। किडनी कैन अल्टर द जीएफआर अकॉर्डिंग टू बॉडी इन्वायरमेंट। अच्छा, एक मिनट में इतना निकाला 125 ml, तो बताओ एक घंटे में यानी 60 मिनट में कितना निकलेगा? 125 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब एक 24 घंटे में कितना निकालेगा? जब 24 घंटे में निकालेंगे, जब 24 आवर्स की बात करें, तो 125 इंटू 60 इंटू 24। जरा कैलकुलेट कर दो एक बार मेरी तसल्ली के लिए। 180 लीटर आ रहा है, 18,000 लीटर ml आ रहा होगा। ये 180 लीटर नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 18,000। बोलो, 18,000 ml पर डे। बोलो से, अब तो पर डे का हो गया ना। 24 आवर मतलब कितना डे? 1 डे। 24 आवर मतलब कितना डे? 1 डे। तो 18,000 ml, या फिर इसको लिख सकते हो 180। अरे अरे, मैथ कमजोर है, नहीं तो हम पता है इंजीनियर नहीं होते। 180 लीटर पर डे। अब एग्री हो सब लोग? अब हिसाब किताब बराबर है? जल्दी से छापो, जल्दी से, टाइम नहीं लगना चाहिए। कहां पे? हमने तो सही किया था, आप ही लोग बोल रहे थे। चलो आने दो। और आगे चल के बताएंगे, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, ये देखो, ये इसको मिला के बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। जैसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पढ़ी थी ना, वैसे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन भी होती है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, देखो इसकी दीवार और इसकी दीवार मिला लेना,
बोमेन कैप्सूल के अंदर की दीवार और ये दीवार, रुको कलर हाईलाइट कर दें। जितना भी प्लाज्मा आता है उसका कितना परसेंट फिल्टर होता है? 19%, लगभग 19%। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कितना होता है? 125 ml प्रति मिनट। और पर डे का कितना आया? 180 लीटर, कल भी बताया था। लेकिन यूरिन कितना डिस्चार्ज करते थे? 1.5 लीटर। बाकी का क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब। इन लोग का भी हो जाए, सबको साथ बधाई देंगे। बढ़ रहे हैं आगे। है पूरा दिख रहा है? सीधे हार्ट लिख के अरोटा भी लिख दो, जरूरी नहीं बनाना, हम तो सिर्फ माइंड मैप बनाने के लिए आपको बताते हैं। हार्ट लिख के अरोटा लिख के आगे बढ़ जाओ। हार्ट के हर एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड एरोटा में पंप किया जाता है उसका कितना सप्लाई होता है? 1/5 या 20%। 1/5 या 20%। उसी को बोल सकते हैं कार्डियक आउटपुट का 20%। सीधी भाषा में कार्डियक आउटपुट का 20%। यानी किडनी में कुल ब्लड गया 1100 से 1200 ml, जिसमें 55% प्लाज्मा था, जिसकी वैल्यू निकाल ली 650 ml प्रति मिनट। और इसका 19% छन्ना था जो कि अभी बता के आया हूं, तो वो होगा 125 ml प्रति मिनट। यही होता है जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। पर मिनट का होगा 125, पर डे का निकाल लिया 180 लीटर। अब हर चीज कैलकुलेटेड चल रही है, देखो।
यहां तक हो गया। ग्यारह सौ से 1200 का 55% निकाल लिया, 650 ml प्लाज्मा आ गया। 650 का 19% निकाल लिया, 125 ml पर मिनट आ गया। हो गया फिनिश। यानी हमारा जो फिल्ट्रेट छन के आया वो आया 125 ml प्रति मिनट के रेट से। यानी 1 मिनट में इतना छना, हमने उसी को बोल दिया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट यानी जीएफआर। और किडनी अल्टर कर सकती है जीएफआर को, किडनी अल्टर कर सकती है जीएफआर को अपनी बॉडी की आवश्यकता अनुसार। हमने डायरेक्ट एक दिन का ना बना के कैलकुलेट करके बोला था, और ये आएगा 1 जीरो अधिक ही आएगा। यहाँ पे आप लोग ने हटवा दिया था पर 1 जीरो अधिक आएगा। क्यों? 180 और 1000 ml से भाग दो, तभी तो 3 जीरो कैंसिल होंगे। अच्छा, क्या छनकर आया? प्लाज्मा छनकर आया ना, मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का कंपोजिशन अगर हम लिखना चाहें, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का कंपोजिशन अगर हम लिखना चाहें तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू, किसके समान है? ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्लाज्मा। अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट क्यों लिखा, सिमिलर क्यों नहीं लिखा? कुछ तो गड़बड़ है। यानी सिर्फ प्लाज्मा में से सारी चीज छन के आ गई, लेकिन पता क्या चीज नहीं छन पाई? प्रोटीन। प्रोटीन बहुत बड़ी होती है, प्रोटीन नहीं छन पाती है, ठीक है ना। यानी अगर हम बोले जीएफ क्या है तो बताएंगे जीएफ बराबर प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। जीएफ बराबर प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, मतलब जीएफ क्या है? ग्लोब डी प्रोटीनाइज प्लाज्मा की प्रोटीनाइज प्रोटीन, डी प्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा, डी प्रोटीनाइज प्लाज्मा हिंदी में बोल सकते हैं वो प्रोटीन रहित प्लाज्मा। प्रोटीन रहित प्लाज्मा को ही बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। प्रोटीन रहित प्लाज्मा को ही बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो हमें कंपोजिशन भी पता चल गया, किसका? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा के समान होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्लाज्मा। सिर्फ एक चीज नहीं है, क्या चीज नहीं होती इसमें? प्रोटीन नहीं होती। अच्छा, प्रोटीन नहीं होती तो हम क्या बोले? प्रोटीनाइज प्लाज्मा की डी प्रोटीनाइज प्लाज्मा। कोई चीज अगर ना हो तो डी लगाते हैं, जैसे कहीं से पानी हटा लो, डिहाइड्रेशन। मतलब सब कुछ छन के आ गया प्लाज्मा का,
केवल क्या नहीं छन के आ पाया? प्रोटीन, बस। यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट और प्लाज्मा सेम है, केवल एक चीज का अंतर है। किस चीज का अंतर है? प्रोटीन का। बस प्रोटीन नहीं छनी, बाकी सब छन के चली आई। पर अगर प्रोटीन छन जाती तो खाने से फायदा क्या होता? इधर खाया उधर निकाला, इधर खाया उधर निकाला, इधर आलू डालो उधर सोना निकालो। चलिए, सही है। यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज नॉट समथिंग डिफर फ्रॉम प्लाज्मा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट प्लाज्मा से डिफर नहीं है, सिर्फ एक और एक अंतर है, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन छन नहीं पाती, इसलिए ब्लड में रह गई, और प्लाज्मा का सारा कंपोनेंट छन के आ गया है। और इसमें दो चीजें मिलेंगी आपको। कौन सी दो चीजें मिलेंगी? इंपॉर्टेंट मेटेरियल भी मिलेगा और वेस्ट भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट भी मिलेगा, वेस्ट भी मिलेगा। तो मैं लिखने जा रहा हूं, अभी वो लाइन अलग से लिखाऊंगा। बढ़े आगे। देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस की सेलेक्टिव कल बताया था। नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, यानी अचयनात्मक। प्रक्रिया, इसका हिंदी मीन्स बता दिया, इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। इसीलिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या है? इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट मटेरियल है कि केवल वेस्ट मटेरियल है, कि दोनों? दोनों है ना। अच्छा, इंपॉर्टेंट मटेरियल को ही दोबारा रीएब्सॉर्ब करा लेंगे, तो यहां लिख देते हैं, इसे हम नेक्स्ट स्टेप कौन सा आएगा? सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन। इसे हम नेक्स्ट स्टेप में दोबारा ब्लड में भेज देंगे, दोबारा ब्लड में भेज देंगे, और उस प्रोसेस का नाम है सेलेक्टिव, और दोबारा भेज देंगे मतलब रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। पुनः अवशोषित कराने को बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बाय सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अगली प्रोसेस का नाम है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। अच्छा, प्रेशर कितना होगा? ये कोई मेन हेडिंग नहीं है, बस ऐसे ही। प्रेशर ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, किसी प्रेशर के कारण तो छनेगा ना। पहली बात तो प्रेशर क्रिएट कैसे हुआ? प्रेशर इज क्रिएटेड ड्यू टू मोर डायमीटर ऑफ efferent arteriole and less diameter of efferent arteriole। और ये अप्रोक्सीमेट होता है 10 से 15 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। लिख देते हैं, इसी प्रेशर के कारण ब्लड ग्लोमेरुलस से छनकर, इसी प्रेशर के कारण ब्लड ग्लोमेरुलस से छनकर कहां आएगा जरा देख के बताओ, कहां पर आएगा जरा देख के बताओ। यहां आएगा, इन द लूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल। कहां पे आएगा? लूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल। छनकर बोमेन कैप्सूल के लूमेन में चला आता है।
ठीक है, तो एक ये भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व की प्रेशर कहां से आया, प्रेशर कहां से आया, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। प्रेशर क्रिएट हुआ था मोर डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल एंड लेस डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल ईए। और प्रेशर था कितना एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है 10 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसी प्रेशर के कारण ये ब्लड छना, कहां से छना, ग्लोमेरुलस से, और कहां आया, इन द लूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल, इन द लूमेन ऑफ बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के लूमेन में आ गया। फिनिश, यहां तक हो गया। अगली प्रोसेस कौन सी चलने वाली, मैंने हिंट दे दी आपको। अगली प्रोसेस कौन सी चलने वाली है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तो 10 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के कारण ही ब्लड ग्लोमेरुलस से छन के और बोमेन कैप्सूल के लूमेन में आ जाता है। और उसका कंपोजिशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, बिल्कुल प्लाज्मा के समान होगा, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें भी होंगी और वेस्ट भी होगा। लेकिन हमें किस चीज को वापस ले जाना होगा, हाँ, वेस्ट को छोड़ देना है, इंपॉर्टेंट को ले जाना है, पुनः अवशोषित करके ब्लड में पहुंचा देना है ताकि वेस्ट ना हो जाए। देखो सोचो क्यों, अगर यहां से इंपॉर्टेंट भी छन के आ गया, वेस्ट भी आ गया, तो यही तो यूरिन में बदलने वाला है। तो यूरिन से इंपॉर्टेंट चीजें निकल जाएंगी, इसलिए खा रहे हैं, नहीं, इसलिए नहीं खाते हैं कि यूरिन से इंपॉर्टेंट चीजें बहा दें, नदियां बह जाएं, इसलिए खाते हैं ताकि वो चीज हमारे बॉडी में रह जाए। इसीलिए यहां से चीजें निकल के दोबारा ब्लड में चली जाएंगी, कब, अगले स्टेप में, इस स्टेप में नहीं, अगले स्टेप में, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये होता है कि छनेगा किस मेम्ब्रेन से, अब मेम्ब्रेन पे डिस्कशन है। ये भी बता दिया कितना छनेगा, ये भी बता दिया किस प्रेशर के कारण छनेगा, ये भी बता दिया प्रेशर क्रिएट क्यों हुआ, ये भी बता दिया कि उसका कंपोजिशन क्या था। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि किस मेम्ब्रेन से छनेगा, यानी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन 3 लेयर्ड होती है, कितनी लेयर्ड होती है, 3 लेयर्ड। ठीक है, जरा देखो, एक तरफ तो ब्लड कैपिलरी है। अब आप अच्छे से जानते हो कि ब्लड कैपिलरी की दीवार किसकी बनी होती है, बताओ। अभी आप पिछले चैप्टर में पढ़े हो सब लोग, एंडोथीलियम, उसी को एंडोथीलियम कहते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो, पर एंडोथीलियम, राइट। ये देखो, ये एंडोथीलियम की बनी होती है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम बोलते हैं। ये आपकी ग्लोमेरुलस है। ये ग्लोमेरुलस है, ये है आपकी थिन
स्क्वैमस एपिथीलियम, हिंदी में बोलेंगे इसको सल्कीय उपकला। लेकिन हमने आपको याद दिलाया था इसको एंडोथीलियम कहते हैं, एंडोथीलियम कहा जाता है। कैपिलरी के थीन स्क्वैमस एपिथीलियम को एंडोथीलियम कहते हैं। तो एक तो एंडोथीलियम लेयर हो गई, आपको दिख रही है। यहां से ब्लड आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यहां से ब्लड जा रहा है। इसको बोल देते हैं एफरेंट आर्टरियोल्स, याद दिलाने के लिए इसको बोल सकते हैं एफरेंट आर्टरियोल। सही है ना? अच्छा, सही है सर। यहां पे, यहां अंदर की तरफ, इधर की तरफ होता है बोवेन कैप्सूल की इंटरनल वॉल। इनर वॉल की आउटर वॉल? इनर वॉल ऐसे होती है, ऐसे इस तरीके की, है ना? ऐसे होती है। अब यहाँ की जो सेल होती है ना, यहाँ पे एक सेल होती है विशेष तरह की, ऐसी ऐसी, ये फिर यहाँ होती है इनर वॉल में कि आउटर वॉल में? इनर वॉल में कि आउटर वॉल में? इनर वॉल में कुछ विशेष सेल है, कौन सी अभी नाम बता रहे हैं? ये इन सेल के बीच में कुछ देखो गैप छूट गया है, ये देखो गैप, गैप आ गया, ये गैप आ गया। इन गैप को बोलते हैं फिल्ट्रेशन, इन गैप को बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, स्लिट या स्लिट पोर, या स्लिट पोर, फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर, ठीक है ना? ये होता है। और इन सेल को बोलते हैं, देखो ये है आउटर लेयर, आउटर लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल, आउटर लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल। ये कौन सी है? इनर लेयर ऑफ बोमेन कैप्सूल। और ये भी बनी होती है थिन स्क्वैमस एपिथीलियम की, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आपको पता है थिन स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है, जिसे जिसे पोडोसाइट्स कहते हैं। इन सेल्स को पोडोसाइट्स कहने लगते हैं, पोडोसाइट्स, क्योंकि इनके पास देखो ऐसे ऐसे उभार है, उनको बोलते हैं पेडिसिल, पेडिसिल, जिन्हें पोडोसाइट्स कहने लगते हैं। पोडोसाइट्स कहने लगते हैं। और पोडोसाइट्स ना बहुत इंटीग्रेट मैनर में होती है, इंटीग्रेट का मतलब जटिल, काफी जटिल मैनर में एक दूसरे से होती है। ऐसी होती है कि उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप आ जाता है, इन्हीं गैप को बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर, ठीक है ना? ये कैसे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन इंटीग्रेट मैनर, प्रेजेंट इन, एनसीईआरटी की लाइन है, इंटीग्रेट मैनर, इंटीग्रेट मैनर, यानी काफी जटिल, इसका मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स। बीच में छूट गया इनके ये, ठीक है? ये रही पोडोसाइट और ये रहा इसका ल्यूमेन, लुमेन। तो क्या मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गई? अभी तो दो ही कंप्लीट हुई है, अभी तो कंप्लीट हुई नहीं। अब देखो इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, इन दोनों के बीच में जो जगह है, वहां पे पता, वहां पे भरा होता है, वहां पे प्रेजेंट होती है एक लेयर, उस लेयर को बोलते हैं बेसमेंट लेयर। कौन सी लेयर? बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी लेयर है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो तीन लेयर से कौन कौन सी तीन लेयर? पहली लेयर का नाम
एंडोथीलियम। पहली लेयर का नाम एंडोथीलियम बोलिए या थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस बोलिए। तो पहली लेयर ये, दूसरी लेयर इसको नाम दे देते हैं दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरी लेयर ये रही आपकी पोडोसाइट। ये पोडोसाइट को हम तीसरी लेयर नाम दे रहे हैं ये। तो तीन लेयर मिल गई, तीन लेयर मिल गई, तीनों को मिला के बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। और यहीं से चीजें छनती है। छनती कैसे है? इस तरह से छनती है, यहां से चीजें इधर से इधर छन के आ रही हैं, इधर से इधर छन के आ रही है, इसी पोर से इधर से इधर आने लगी। अब इधर से इधर आएगी तो ये जो छन के अब आया, अब इसको ब्लड बोलेंगे क्या? ब्लड बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, या दूसरा नाम बताया था नेफ्रिक फिल्ट्रेट। बोलो क्लियर हो गया सब कुछ? लोड करिए जल्दी से, 2 मिनट। इंट्रिकेट होता है, इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। ये लिखा था थिन स्क्वेमस एपिथेलियम। थिन स्क्वेमस एपिथेलियम की ये भी बनी होती है, लेकिन उसे पोडोसाइट कहने लगते हैं। और पोडोसाइट कुछ इस तरह से व्यवस्थित होती है कि उसके बीच में कुछ दरारें आ जाती हैं, ये गैप आ जाता है। उस गैप को फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर स्लिट पोर कहते हैं, और यहीं से चीजें छन के आ रही हैं, यहीं से चीजें छन के आ रही हैं। तो वोमेन कैप्सूल कितनी दीवार का बना होता है? 2।
आउटर और इनर। इस तरीके से चीजें छन के आ जाती हैं। ठीक है, देखो एनसीईआरटी ने क्या कहा है। एनसीईआरटी कहती है द फर्स्ट स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड which is carried out by the glomerulus and is called as glomerulus filtration. On an average कितना ब्लड आता है? 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर किया जाता है बाय द किडनीज पर मिनट। बोलो सही है? which constitutes roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. कह रहा है जितना आपका एक वेंट्रिकल हार्ट द्वारा ब्लड पंप करता है 1 मिनट में, उसका 1/5। क्लियर? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है ना, उसी के कारण फिल्ट्रेशन होता है। कितना होता है? 10 से 15 mm Hg। कितनी दीवारों से छनता है? 3 लेयर से छनता है। पहली लेयर का नाम एंडोथेलियम, किसकी थी? ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स की। बोलो, ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल की थी। दूसरी क्या थी? द एपिथेलियम ऑफ बोवेन कैप्सूल। और तीसरी थी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो दोनों के बीच में थी। बोलो, क्लियर है? सब दिख रहा था। हम लोग ने तो इससे नेक्स्ट लेवल का किया है। फिर बोला गया एपिथेलियम ऑफ द बोवेन कैप्सूल क्या कहलाता था? पोडोसाइट। किस मैनर में होती है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब काफी जटिल, ऐसे होती है कि बीच में कुछ गैप छोड़ जाती है और बहुत माइन्यूट माइन्यूट स्पेस होते हैं। स्पेस का नाम फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट का दूसरा नाम स्लिट पोर। सब कुछ कवर किया है। फिर ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली through the membrane that almost all the component of plasma क्या छोड़ के? Except the protein passed into the lumen of Bowman capsule। मतलब सब कुछ छन जाएगा प्लाज्मा का, सिर्फ प्रोटीन को छोड़ के। बोलो, क्लियर है? और इसीलिए बोल रहे हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मतलब सब कुछ छन गया, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल दिया। ठीक है ना? ये हो गया आपका पूरा कवर अप। इसमें कई सारी जो कमियां थी वो मैंने पूरी कर दी। अच्छा, कितना अमाउंट छन के आता है उसे जीएफआर कहते हैं। देखो लिखा है पर मिनट के जो छन के आता है उसे जीएफआर कहते हैं। जीएफआर कितना होता है? 125 ml प्रति मिनट। पर डे का कितना होता है? 180 लीटर। कल ये बात बता दी थी कि अगर हमारा जो जीएफआर है वो 180 लीटर प्रतिदिन है। अच्छा, और यूरिन जो होता है वो कितना है? तो बाकी का 99% क्या हो गया था? एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। इसी को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो सेकेंड हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग। सेकेंड हेडिंग क्या है? अगली प्रोसेस का नाम क्या है? सेकेंड प्रोसेस का नाम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और अभी मैंने हिंट भी दी थी फर्स्ट स्टेप में कि अगले स्टेप में पढ़ेंगे। बोला था कि नहीं? देखो एक बार रिकॉल कर देते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पर डे का कितना था? 180 लीटर। यूरिन पर डे का क्या था? लगभग 1.5 लीटर। तो इसका इसका डिफरेंस अगर हम निकालें तो आ जाएगा 178.5 लीटर। और अगर हम इसके और इसके परसेंटेज को निकालें तो ये परसेंटेज जो आएगा, अगर इसके हिसाब से परसेंटेज देखें तो ये आएगा लगभग 99% से भी ज्यादा। तो ये चीज क्या हो गई? यानी ये दोबारा रीएब्सॉर्ब हो गई। ये रीएब्सॉर्ब्ड अगेन इनटू द ब्लड। और अभी मैंने पहले स्टेप में भी बताया था और कल भी बताया था, अगेन इनटू ब्लड। ब्लड में दोबारा एब्सॉर्ब हो गई। पूरे दिन में ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना 180 लीटर, यूरिन निकाला 1.5 लीटर, तो बाकी का कहां गया? बाकी का 178.5 यानी लगभग 99% रीएब्सॉर्ब हो गया। कहां पे? ब्लड में। कौन सी प्रोसेस से? बाय सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बाय सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यानी चयनात्मक पुनः अवशोषण। और रीएब्जॉर्प्शन दो तरह से होता है। एक होता है एक्टिव बाय एक्टिव प्रोसेस, है ना? कुछ चीजों का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है।
और बाई पैसिव प्रोसेस और बाई ऑस्मोसिस। याद है? एक बार दोबारा याद दिला रहे हैं। अब सुनो, किन चीजों का होता है एक्टिव का मतलब इसमें एनर्जी खर्च की जाएगी, एटीपी लॉस। पैसिव का मतलब नो लॉस ऑफ एटीपी, यहां पे भी नो लॉस ऑफ एटीपी। नो लॉस ऑफ एटीपी। किन किन चीजों का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है? मेरे पास एक हिंट है, गाना। गाने की स्पेलिंग क्या होती है? हाँ, तो जब एक्टिव एक्टिव याद ना आए तो गुनगुना लेना। क्या गुनगुना लेना? गाना। तो गाना। जी मतलब ग्लूकोस, ए मतलब अमाइनो एसिड, बोलो सही है। और एन ए मतलब समझ गए होगे सर, सोडियम आयन। देख लो, एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगी तीन चीजें, फार्मूला गाना, फार्मूला गाना। और पैसिवली एब्जॉर्ब होता है क्लोराइड आयन, ठीक है ना, और नाइट्रोजनस बेस्ड, क्लोराइड आयन और नाइट्रोजनस बेस्ड। और कहीं भी ऑस्मोसिस वर्ड आ जाए तो वाटर को मत भूलना, वाटर के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहते हैं। पानी के डिफ्यूजन को क्या कहते हैं? पानी के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहते हैं। अभी से बता दे रहे हैं। और हिंदी में परासरण सुना है? कहीं भी पानी डिफ्यूज हो क्या है समझ जाना कि ऑस्मोसिस हो रही है। पानी का एक ही मेथड है, ऑस्मोसिस, वन एंड ओनली। हर लाइन से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पूरी कवर है, चेक करिए। ये पैरा हुए, ये पढ़िए। तो पता चला कि 180 लीटर जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पर दिन क्षमता था, लेकिन यूरिन तो हम निकालते थे 1.5 लीटर, तो बाकी का 178.5 लीटर यानी 99% लिक्विड गया कहां? ये लिक्विड दोबारा ब्लड में अवशोषित होकर आ गया। और रीजन अभी पहले वाले स्टेप में बताया था, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इंपॉर्टेंट चीजों को यूरिन से निकालना है कि दोबारा बॉडी में रख लेना है, दोबारा बॉडी में स्टोर कर लेना है। और स्टोर एक ही जगह पे होगा, कहां पे? ब्लड ले जाएगा तभी तो सेल को देगा स्टोर करने के लिए। तो पहले ब्लड में डालो, ब्लड में वापस ले आने को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। पुनः जहां से आया था वहीं लौट आया, रीअब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण। और ये तीन विधि से होता है, सॉरी दो विधि से होता है, एक्टिव और पैसिव। अब आप बोलोगे सर दो क्यों बोला, यहां तो तीन लगा रहे हो। अरे ये भी पैसिव है, डिफ्यूजन इज पैसिव प्रोसेस की एक्टिव? पैसिव है, ये भी पैसिव, ये भी पैसिव है। लेकिन पानी के पैसिव को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज ऑल्सो पैसिव प्रोसेस, याद रखिएगा। लेकिन एनसीईआरटी ने उसे अलग नाम से बुलाया है, तो मैंने भी अलग नाम से ही बुलाया है ताकि कंफ्यूजन ना हो।
हो गया इतना? देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट लग जा रहे हैं यहाँ पे, समझ में आई बात? बहुत इजी चीजें हैं, हर लाइन से क्वेश्चन तय है। और क्वेश्चन आज शाम को मैं कराऊंगा, वैसे कहाँ पे, यूट्यूब पे कराऊंगा, ताकि यूट्यूब पे सारे क्वेश्चन करा दूंगा आज, है ना? देखेंगे टाइम जैसे मिलेगा। लाइव में क्या होता है, हमें एंगेज हो जाना होता है, ऐसे कभी भी रिकॉर्ड करके डाल दो, है ना? क्वेश्चन तो क्वेश्चन लाइव करो चाहे ऐसे करो। चलो हो गया क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ रहे हैं। अब जरा समझो, अब समझना है आपको। इसको पहचान रहे हो ना? मुंबई में मिले थे इससे? नहीं मिले थे? कहाँ मिले थे? मुंबई में कांदीवली में। इसको भी पहचानते होगे। अब की बार ब्लड उधर से लेके आते हैं। फिर बातचीत चालू। अब जरा सुनना, अब बस बातचीत नहीं, बहुत फुसफुसा ली है। यहाँ क्या आ चुका है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का दूसरा नाम नेफ्रिक फिल्ट्रेट। इसमें इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट है कि दोनों? दोनों है। सबसे पहली पहली बार रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का सरफेस एरिया सबसे, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है ना, तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले होगा। और सबसे पहले एक्टिव काम किया जाता है। सबसे पहले उन चीजों को निकाल लिया जाता है जो चीजें क्या है, मैं यहां लिख दूं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट है, इंपॉर्टेंट और वेस्ट है, ठीक है ना? किसको निकाल के लाना है? इंपॉर्टेंट को निकाल के कहां ले जाना है? हाँ, इसका नाम है, देखो ये था ए, समझ गए? ए, ये समझ गए जी, ये समझ गए ए ई, सॉरी ई ए, और ये था पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। बोलो, हमने ऐसे ऐसे उलझा के ना सुलझा दिया है, थोड़ा उलझन को सुलझा दिया है थोड़ा, है ना? अब देखो ये क्या था? पीसीटी। बोलो, ये पीसीटी था। तो यहां से चीजें निकल के यहां एब्जॉर्ब होगी, तो सबसे पहले होगी एक्टिवली एब्जॉर्ब। यहां लिख देते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन। यहां हो रहा है कैसा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? वो होता किन चीजों का बताया था? ग्लूको गाना,
समझ गए? तो याद दिला दिया। और ये कितना एब्जॉर्ब होगा? ये चीजें 100% एब्जॉर्ब हो जाएंगी, लगभग 100%। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 100% इधर एब्जॉर्ब होके आ जाएगी। ठीक है, अब आई बारी, अब बारी आई यहां से यहां और भी चीजें एब्जॉर्ब होनी है। लेकिन अब कैसा होना है? ये वाला कैसा हुआ? ये पैसिव हुआ कि एक्टिव? ये वाला जो हुआ वो पैसिव हुआ कि एक्टिव? अब जो करा रहे हैं वो कैसा है? पैसिव चीजों का एब्जॉर्प्शन है। ये एरो इधर किन किन चीजों का पैसिव होगा? वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट आयन का, इन सब का जो रीएब्जॉर्प्शन होगा वो होगा वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स और ये बाइकार्बोनेट आयन, इन सब का रीएब्जॉर्प्शन होगा यहां से यहां की तरफ। ठीक है ना? कितना परसेंट होगा? ये होता है 70 से 80%। मतलब 70 से 80% ये वाटर निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे, और बाइकार्बोनेट आयन, लेकिन मैं बता दूं वो 90% आता है, वो करीब 90% निकल के आता है। बाइकार्बोनेट आयन बहुत काम की चीज है, इसलिए उसे 90% निकाले आता है। बाकी कोई भी मिनरल होगा वो 70 से 80% निकलेगा, पानी 70 से 80% निकलेगा। और यहीं पे बता देते हैं, यहीं पर ऑब्लिगेट वाटर वो होगा, ठीक है, वो अलग से लिखा देंगे, अभी अभी बाद में अलग से लिखाएंगे। बताओ पीसीटी में किस किस चीजों का एब्जॉर्प्शन हुआ? क्लियर हुआ? बताओ एक्टिवली हुआ कि पैसिवली हुआ कि दोनों तरीकों से? एक्टिवली की पैसिवली की, दोनों तरीकों से। कौन कौन सी चीजें निकल के यहाँ 100% चली गई गाना, और कौन कौन सी चीजें यहाँ निकल करके 70 से 80% गई? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और ये। तो सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? हाँ, मैक्सिमम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? मैक्सिमम एसआर, एसआर मतलब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। ठीक है, आप देख रहे हो 100% चीजें निकल के उधर से उधर चली गई, ये 100% था। ये कितना गया था? 100%। लिख दिया था हालांकि वहां, लेकिन चलो यहां लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर? अब देखो इसके बाद कहां पे रीएब्जॉर्प्शन होगा? उसके बाद आ जाते हैं लूप ऑफ हेनले में। ये क्या है? लूप ऑफ हेनले। ऊपर कॉर्टेक्स, नीचे मेडुला। इधर क्या है? इधर क्या है? तो लूप ऑफ हेनले कहां होता है? मेडुला में होता है सर। और उसमें भी दो भाग होते हैं। ये देखो, ये डिसेंडिंग पार्ट है थिक वाला, ये डिसेंडिंग पार्ट है थिन वाला। क्या कहते हो? सही है? ये असेंडिंग पार्ट है पतला वाला, और ये असेंडिंग पार्ट है मोटा वाला, यानी चार भाग होते हैं। थिक डिसेंडिंग, थिन डिसेंडिंग, थिन असेंडिंग, थिक असेंडिंग। बोलो क्लियर है? ठीक है, ये है लूप ऑफ हेनले। पहचानते हो तो मैं यहां लिख देता हूं आपको, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले। यहां से यहां कौन कौन सी चीजें निकल के आएंगी? यहां मिनिमम एसआर होता है, वहां मैक्सिमम एसआर होता है, और यहाँ पे मिनिमम। और इन मिनिमम में भी सबसे मिनिमम पूछा जाए कहां पे, तो बताना कि थिन असेंडिंग में मिनिमम होता है। देखो लिखा होगा लाइन, थिन असेंडिंग में मिनिमम होता है। ये देखो लाइन लिखी होगी, ये रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम होता है, ठीक है ना, असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम होता है। यहाँ मिनिमम एसआर होता है, मिनिमम एसआर। और मिनिमम एसआर भी इन चारों में पूछे कहां पे, आप बताना यहाँ पे, इस जगह पे मिनिमम एसआर लिख देते हैं पूरा उसी तरह से। रुक जाओ, मिनिमम एसआर इन असेंडिंग, असेंडिंग लिम्ब, लिम्ब। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब में मिनिमम होता है। चलो ये बात क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कौन कौन सी चीजें यहां से यहां निकलेंगी। ये पार्ट पता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये पार्ट है परमेबल फॉर वाटर। किसके लिए परमेबल है? परमेबल फॉर वाटर।
तो ये वाटर यहां से निकल करके यहां चला जाएगा, ये देखो। लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल नहीं है, यहां से लिख दे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबल है, लेकिन वाटर के लिए परमेबल है। इसीलिए पता है इसको बोल सकते हैं कहीं से पानी निकल जाए, खुद बताना, कहीं से पानी निकल जाए। तो सब्जी बनाते हैं, कोई ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं, अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी चाहिए क्या करोगे? हीट बढ़ाओगे, पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ गया तो गाढ़ा हो जाएगा कि पतला? गाढ़ा हो जाएगा कि पतला? अच्छा गाढ़ा हो गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो मतलब पानी उसी तरह निकल रहा है, पानी निकलेगा तो अंदर बताओ सांद्रता बढ़ेगी कि घटेगी? इसलिए पता है एनसीईआरटी ने इसको बोला है कॉन्सेंट्रेटिंग लिम्ब या कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट। कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट ये होता है, कौन सा, डिसेंडिंग वाला होता है कि असेंडिंग वाला? डिसेंडिंग वाला कि असेंडिंग वाला? डिसेंडिंग वाला। देखो दिख रहा है साफ, क्योंकि पानी निकल गया, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल नहीं है। इट इज परमेबल फॉर द वाटर बट नॉट परमेबल फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, जरा यहां चेक करिए, ये उल्टा है, ये उल्टा है। यहां से जो वाटर निकलेगा, सॉरी, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को अलाउ करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स तो निकल रहा है लेकिन ये वाटर को अलाउ नहीं कर रहा है। तो उसको बोला था कॉन्सेंट्रेटिंग, तो ये उल्टा हुआ ना। कौन सा? डाइल्यूटिंग सेगमेंट, डाइल्यूटिंग सेगमेंट, डाइल्यूटिंग सेगमेंट। अरे कुछ ना पूछे, आपसे पूछेगा कि लूप ऑफ हेनले में कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है। जितनी गहराई में जाएंगे मैक्सिमम, जितनी ऊपर जाएंगे मिनिमम। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यदि इधर आओगे तो यहां हो जाता है 400, ठीक है ना, 500, फिर 800, और गहराई में जाओगे 1000, और बिल्कुल गहराई में चले जाओगे तो 1200 हो जाता है। तो जितनी गहराई में जाते जाओगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट ये समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब किसकी बारी आई? अब डीसीटी की बारी आई। डीसीटी में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? डीसीटी में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? यहां पे होता है, रुक जाओ इसको बॉक्स में कर दें तो हाईलाइट हो जाएगा। डीसीटी में होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। यहां कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहां कंडीशनल एसआर होता है। क्यों कंडीशनल? अगर पानी की कमी है तो ही तो निकालेंगे। अच्छा मान लो आपने 2 गिलास पानी पी लिया, तो पानी अधिक हो गया कि कम? ज्यादा हो गया, तो पानी निकाला जाएगा। और अगर पानी कम है, ऑलरेडी बॉडी में पानी कम है, तो क्या यूरिन से पानी निकाला जाएगा? नहीं निकाला जाएगा। इसका मतलब कंडीशनल है, कंडीशनल। तो अगर जरूरी है तो निकालेंगे, नहीं जरूरी है नहीं निकालेंगे। तो कंडीशनल सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां होता है? डीसीटी में। कहां होता है? डीसीटी में। इसका क्या नाम है? डीसीटी। डीसीटी। तो डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। मैं यहां भी लिख देता हूं डीसीटी, ये बात चल रही है डीसीटी की। डीसीटी में कंडीशनल सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, डिपेंड्स अपॉन नीड, डिपेंड्स अपॉन बॉडी नीड, डिपेंड्स अपॉन बॉडी नीड। यहां किस किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है? देयर इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, देयर इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड और NaCl, वाटर और NaCl, वाटर और NaCl। अच्छा वाटर डिपेंड करेगा एक हार्मोन पर जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको अभी आगे बताएंगे। और ये डिपेंड करता है एक दूसरे हार्मोन पर, नाम है एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। ये पानी के कंट्रोल करता है डायरेक्टली, मोटा मोटा लिख दे तो ये पानी को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। और ये पता किसको डायरेक्टली कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है सॉल्ट NaCl और वाटर को, NaCl और वाटर को। और कल डिटेल में पढ़ेंगे इसको। यानी 2 हार्मोन पर डिपेंड कर रहा है, पानी को कंट्रोल कर रहा है तो ADH, और अगर नमक और साथ साथ पानी दोनों को कंट्रोल करना है तो एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, अब बारी आई कहां पर?
किसके रीअब्जॉर्प्शन की बात चल रही है? ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये कौन सी डक्ट है? कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, किसका? वाटर का। यहां से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर। इसीलिए अब फाइनली यूरिन बन जाता है। यूरिन टर्म कहां पे इस्तेमाल करते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में। और यूरिन कैसा होता है? देखो नीचे की तरफ बन रहा है ना, तो ऑस्मोलिटी ज्यादा है कि कम? देखो ऊपर ऑस्मोलिटी कितनी थी जब ब्लड आया था, तो ऑस्मोलिटी कितनी थी? 300। और अब यूरिन बनते समय ऑस्मोलिटी कितनी हो गई? कितने गुना यूरिन गाढ़ा हो गया? 4 गुना गाढ़ा हो गया। हमारे ब्लड प्लाज्मा की तुलना में यूरिन कितने गुना गाढ़ा हो जाता है? और गाढ़ा होने की विधि बाद में पढ़ेंगे, पर अभी जान लो कितने गुना गाढ़ा होता है। तो 300 से 1200, यानी 4 गुना गाढ़ा हो जाता है। यानी यूरिन इज हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? यूरिन इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। और एक लास्ट चीज बता दें, यूरिया, यहां से यूरिया भी निकलता है, यहां से यूरिया भी निकलता है कलेक्टिंग डक्ट से, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकल के यहां चला जाता है, ये थिन वाले इसमें पार्ट में। इससे फायदा क्या होता है? इससे 2 फायदे होते हैं, देखो ध्यान देना, थोड़ा सा एक आइडिया दे दें। इससे 2 फायदे होते हैं। यहां पे क्या है? टिश्यू फ्लूइड भरा है ना, आपको पता है इन खाली स्थानों में टिश्यू फ्लूइड होता है, इन सब जगह टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है खाली स्थानों में। तो टिश्यू फ्लूइड में यूरिया ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? जब टिश्यू फ्लूइड में यूरिया ज्यादा हो जाएगा, और नमक भी ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? देखो इधर इलेक्ट्रोलाइट भी ज्यादा आ रहा है और इधर यूरिया भी ज्यादा आ रहा है। अगर किसी लिक्विड में, सुन लो गांठ बांध लो, अगर किसी लिक्विड में यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोल्यूट, सुना है सोल्यूट? विले, विले, अगर सोल्यूट जब बढ़े तो सांद्रता बढ़ेगी। बताओ इससे टिश्यू फ्लूइड गाढ़ा हो जाएगा कि पतला? गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा टिश्यू फ्लूइड जितना गाढ़ा होगा, पानी उतना ज्यादा खींच देगा, पानी उतना ज्यादा खींच के निकाल लेगा। पानी जितना ज्यादा खींच लेगा, यूरिन उतना गाढ़ा हो जाएगा। अब समझ में आ गया? और ये पूरी प्रोसेस है, इसको पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म में। अभी सिर्फ आइडिया दिया है। बोलो क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देखो जल्दी से, बताइए पीसीटी से किस किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन हुआ? एक्टिवली हुआ कि पैसिवली? एक्टिवली हुआ। एक्टिवली किन चीजों का हुआ? गाना। अच्छा पैसिवली किन चीजों का हुआ? वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और बाइकार्बोनेट आयन। वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन कितना हुआ? 90%। जबकि बाकी चीजें कितनी हुई? 70 से 80%। क्लियर है ना? अच्छा एक बात और यहां पे देख लेना, अगर यहां बाइकार्बोनेट आयन 90% रहा, तो 10% यहां एब्जॉर्ब होता है, 10% यहां पे एब्जॉर्ब हो जाता है। देखो यहां से 3 चीजें निकलती हैं, वाटर और NaCl और बाइकार्बोनेट आयन। कितना परसेंट? 10%, 10%। और ये दोनों डिपेंड करेगा बॉडी की आवश्यकता पर। देखो लिख दिया ना, डिपेंड अपॉन द बॉडी नीड। और वाटर डिपेंड करेगा एडीएच पर, NaCl डिपेंड करेगा एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन पर। बोलो क्लियर है? चलो यहां का क्लियर। अब आए हम लोग लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले का ये पार्ट पानी निकालेगा पर सॉल्ट नहीं निकालेगा, इसीलिए ये कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है। जबकि ऊपर चलो, जब ऊपर गए उल्टा है, इलेक्ट्रोलाइट निकालेगा पर वाटर नहीं निकालेगा, इसीलिए इसे कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट, तो इसे डाइल्यूटिंग सेगमेंट बोलते हैं। अच्छा अब और ऊपर गए, कहां पहुंचे? डीसीटी से 3 चीजें निकलेंगी। बाइकार्बोनेट निकलेगा, वो किसी हार्मोन पर डिपेंड नहीं करेगा। कितना परसेंट निकलेगा? 90 यहां, तो 10% यहां पे। अच्छा अब बारी आई NaCl और वाटर कितना निकलेगा, ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा किस पर? बॉडी की आवश्यकता पर। यहां 70 से 80% निकलेगा ही निकलेगा, चाहे बॉडी को जरूरत है या ना हो। निकलना तय है तो तय है, ठीक है ना? यहां पे निकलना तय नहीं है, निकल भी सकता है नहीं भी। बॉडी को आवश्यकता है पानी रोकने की तो निकालेगी, बॉडी को नमक रोकने की आवश्यकता है तो निकालेगी, ठीक है ना? और नहीं आवश्यकता है तो यूरिन से बहा देगी। बोलो भाई कंफर्म है ना? तो कल मैं बोलूंगा इसको फैकल्टेटिव, इसको बोलूंगा ऑब्लिगेटरी एब्जॉर्प्शन, और यहाँ फैकल्टेटिव एब्जॉर्प्शन होता है। कल 2 शब्द इस्तेमाल करूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको केवल कंफ्यूज ना हो इसलिए इतनी बातें बता के जा रहा हूं। बताओ सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन का, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहां होता है? सबसे कम कहां होता है? लूप ऑफ हेनले के किस भाग में? असेंडिंग की डिसेंडिंग? असेंडिंग की डिसेंडिंग? अच्छा बताओ ये डीसीटी से आप कहां पे आ गए? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में जब आए तो यहां से क्या निकला? यूरिया।
अच्छा, यूरिया निकल के आया और पहले से क्या निकल चुका था? इलेक्ट्रोलाइट। दोनों सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट? विलेय है कि विलायक? अगर कहीं पे सॉल्यूट बढ़ता है तो समझ लीजिए वहां का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब टिश्यू फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ये जो फ्लूइड है, व्हाट इज दिस? टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम? अरे कहाँ लिम्फ? तो टिश्यू फ्लूइड की सांद्रता बढ़ी, सांद्रता बहुत ज्यादा हो जाने से बताओ क्या बाहर आ गया? वाटर निकल गया। बताओ फाइनल वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहां हुआ? कलेक्टिंग डक्ट में। इसलिए फाइनल टर्म यूरिन कहां पे आया? बताओ। कलेक्टिंग डक्ट में आया, कलेक्टिंग डक्ट में। एक बार जरा पहले एनसीईआरटी से पढ़ लो, वो तो मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ। पहले समझ लो क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। पीसीटी में कौन सा एपिथेलियम होता है? क्यूबाइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। बता चुका हूं पहले ही, नई बात नहीं है। और इसीलिए यहां पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। पुरानी बात है कि नई बात? पुरानी बात है। इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है। लगभग सारा का सारा, सारे को बोलते हैं 100%, लगभग सारा का सारा आवश्यक न्यूट्रिएंट्स और 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी यहां रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यहां रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और बाइकार्बोनाइल वाला है, इन्होंने ये लास्ट में लिख दिया। एंड ऑल्सो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनाइल फ्रॉम इट कितना परसेंट बता दिया? 90%। सर बाकी की लाइन क्यों छोड़ दी? वो ट्यूबुलर सिक्रीशन का पार्ट है, वो रीएब्जॉर्प्शन का पार्ट नहीं है। हम अलग अलग पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी ने सब खिचड़ी पका दिया है। चलो आगे बताओ, सबसे मिनिमम री, अब कहां पे हम चले आए? लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम की मैक्सिमम? और वो भी असेंडिंग में कि डिसेंडिंग में? असेंडिंग में। हाउएवर दिस रीजन प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। कह रहा है कि मेडुला में ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करेगा। सर वो कैसे हमें पहचान में आएगा? कहीं से भी पानी और नमक निकले तो क्या? अब बताओ, पानी और नमक नहीं निकल रहा था, इधर से क्या निकला और इधर से क्या निकला? नमक। अब पानी और नमक को संतुलित करने को ही तो ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं, तो कौन सी बड़ी बात कह दी? और मैं लिखाऊंगा ये बात आपको नोट में अलग से। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले किसके लिए परमेबल था? वाटर, बट इम्परमेबल फॉर, और इसीलिए इसे कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट बोलते थे कि डाइल्यूटिंग? हाँ, कह रहे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता था जब इसमें नीचे आता था फ्लूइड। ascending limb is impermeable to water but permeable to electrolytes। कह रहा है या तो एक्टिवली यहां से निकल जाएंगी चीजें या तो पैसिवली निकल जाएंगी। ये सब मेरे नोट में आएगा, अभी अभी नोट लिखाऊंगा। और कह रहा है इसका मतलब जब यहां से चीजें पास होती थी तो कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, जब ऊपर जाता था तो कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट हो जाता था, डाइल्यूट हो जाता था। बोलो सही है? जब नीचे आया तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था, ऊपर गया तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। अब कह रहा है अब चीजें कहां चली आई? डीसीटी में। तो डीसीटी में 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल होता है? कंडीशनल मतलब आवश्यक है तो होगा, आवश्यक नहीं है तो नहीं होगा। अगर मेरे शरीर में पानी की कमी है तभी तो पानी को रोका जाएगा, अगर अगर नमक की कमी तभी तो नमक को रोका जाएगा। अब नमक भर भर के भरा हुआ है तो क्या रोका जाएगा कि निकाला जाएगा? तो निकाला जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया दो चीजों को यहां पे कंट्रोल किया जाता है, नमक को और पानी को। नमक को कंट्रोल करने के लिए एल्डोस्टेरोन हार्मोन और पानी को कंट्रोल करने के लिए एडीएच हार्मोन, जिसके बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। डीसीटी ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनाइल कितना परसेंट? 10%। बोलो। बस अब यहां पे खत्म, क्योंकि देखो सेलेक्टिव सिक्रीशन की बात करने लगा। 3 जगह पे रीअब्जॉर्प्शन हो गया, कौन सी जगह बचा? कलेक्टिंग डक्ट में बचा। कहां बचा? कलेक्टिंग डक्ट में बचा। तो कलेक्टिंग डक्ट में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये रहा कलेक्टिंग डक्ट।
कलेक्टिंग डक्ट कल ही बता दिया था, ये कहां से कहां फैला होता है, कॉर्टेक्स से लेकर के मेडुला तक। ये देखो कह रहे कॉर्टेक्स से प्रारंभ होता है और मेडुला के अंदर तक फैला होता है। हमें ये कोई नई बात नहीं पता चली, हम सब कवर करके चल रहे थे। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यहां से वाटर एब्जॉर्ब हुआ था, वाटर रीएब्जॉर्ब हुआ था। फ्रॉम दिस रीजन प्रोड्यूस ए कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। बताओ इसने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर दिया था। बताओ फाइनल वाटर एब्जॉर्प्शन कहां होता है, फाइनल वाटर एब्जॉर्प्शन कहां होता है, कलेक्टिंग डक्ट में। देखो अंतिम बार पानी कहां पे एब्जॉर्ब हुआ, कलेक्टिंग डक्ट। और जब पानी निकल जाएगा तभी तो यूरिन कैसा होगा, हाइपरटोनिक यानी गाढ़ा हो जाएगा। और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कितनी पहुंच गई, 1200, यानी पहले कितनी थी अब कितनी हो गई, यानी प्लाज्मा में था तो 300 था और जब यहां पे आया यूरिन बना तो 1200 हो गया। तो प्लाज्मा की तुलना में हमारा यूरिन कितना गुना गाढ़ा है, 4 गुना। तो देखो लिखा है यहां पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया यूरिन को। दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया को निकालती कहां पे, मेडुला के इंटरस्टिशियम में। मेडुला के इंटरस्टिशियम में क्यों निकालती है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। ये देखो मेडुला के इंटरस्टिशियम में निकाला, ये रहा इंटरस्टिशियम। क्यों मैंने बोला था, मैंने बोला था ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो सके, ताकि यहां इसकी और इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सके। बाहर जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, पानी की खासियत है, पानी भागता है किधर से, पानी भागता है डाइल्यूट, पानी भागता है अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, पानी अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से किधर भागता है, तो पानी इधर ज्यादा है, पानी अंदर ज्यादा है, तो पानी बाहर कम था, तो पानी बाहर की तरफ भागा। सही है ना। और जब पानी भागेगा तो यूरिन कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। यही इन्होंने कहा ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर दी, बस यहीं तक, अभी आगे का नहीं है। समझ में आया क्या क्या, एक बार फिर रिकॉल कर देते हैं। बताओ पीसीटी में किस किस चीज का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, एक्टिवली हुआ कि पैसिवली, बोथ हुआ सर, एक्टिवली हुआ कि पैसिवली हुआ, बोथ हुआ। पीसीटी में एक्टिवली कि पैसिवली, बोथ हुआ। कुछ चीजों का एक्टिवली हुआ और कुछ चीजों का पैसिवली। ये देखो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, इसीलिए पहली जगह पीसीटी में हुआ और सबसे ज्यादा यहीं पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, इन चीजों का एक्टिवली, इन चीजों का पैसिवली। लेकिन बाइकार्बोनेट आयन का, अच्छा 90 यहां, तो 10 कहां पे, 10 डीसीटी में, 10 सर यहाँ पे डीसीटी में, आपने बोला 10 डीसीटी में, तो ये रहा 10 डीसीटी, हाईलाइट कर दे रहे हैं। अच्छा कितनी की पीसीटी के बाद कहां का नंबर आता है, लूप ऑफ हेनले का। तो हम सबको हाईलाइट कर दे रहे हैं कहां कहां पे रीअब्जॉर्प्शन हुआ। पहले कहां पे हुआ जल्दी बोलो, पीसीटी में। पीसीटी के बाद कहां हुआ, लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग पार्ट इज परमेबल फॉर वाटर बट इम्परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर पानी निकल गया तो कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट बोलेंगे कि डाइल्यूटिंग। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन कहां पे सबसे ज्यादा होगा, नीचे की तरफ, यहां पे नीचे की तरफ। अच्छा सबसे ज्यादा पूरे ट्यूब में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहां पे है, लूप ऑफ हेनले में। अब आप बोलोगे सर ये ट्यूब रही कहां, ये तो बाहर निकाल दिया यूरिन, बोलो। अच्छा अब बताओ फिर ऊपर जाने पर सांद्रता देख लो, घट रही है बढ़ रही है, तो ऊपर डाइल्यूशन होगा ना, डाइल्यूट हो गया। देखो जितना ज्यादा ये वैल्यू बढ़े समझ लेना गाढ़ापन बढ़ रहा है, जितनी ये वैल्यू घटे समझ लेना गाढ़ापन कम हो रहा है। यानी तब देखो नीचे आ रहे थे तो गाढ़ापन बढ़ा कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट, ऊपर जा रहे हैं गाढ़ापन कम हो रहा है डाइल्यूटिंग सेगमेंट, और ऊपर गए और कम हो जाएगा। डीसीटी में इससे भी कम हो जाएगा, बोलो सही है कि नहीं है, डीसीटी में इससे भी कम हो जाएगा। और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली डीसीटी में कौन सी चीजें निकलेंगी, 3 चीजें, पानी नमक। लेकिन पानी और नमक का निकलना कंडीशन है, लेकिन बाइकार्बोनेट आयन का निकलना कंडीशन, पानी किस पर निर्भर करेगा, एडीएच हार्मोन पर, नमक किस पर डिपेंड करेगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन पर। कोई डाउट है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और ये बताए इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये इसके। अच्छा कलेक्टिंग डक्ट में लास्ट टाइम होता है बट एब्जॉर्प्शन, कलेक्टिंग डक्ट में किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का, और यूरिया निकल के आता है। अच्छा यूरिया क्यों निकल के आया, यूरिया तो घातक है, क्योंकि यूरिया इसलिए निकल के आया, यूरिया घातक था ताकि यहां की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके। अच्छा और घातक है, सुनो सुनो घातक है, इसीलिए तो देखो यहां से निकल के यहां वापस चला गया,
फिर यहां जाएगा, फिर यहां से निकल के वापस जाएगा, ऐसे चक्कर काटता रहेगा। मैक्सिमम यूरिया तो निकाल दिया जाएगा, मिनिमम यूरिया एनसीईआरटी में लिखा है लिटिल यूरिया, थोड़ा सा यूरिया केवल यहां से यहां घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? ताकि यहाँ की ऑस्मोलिटी को मेंटेन कर सके, ताकि ऑस्मोलिटी को मेंटेन किया जा सके। बोलो क्लियर है, कंफर्म है, ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ये हो गया सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सारी चीजें क्लियर हो गई? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहां हुआ, मिनिमम कहां हुआ? मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन, मिनिमम यहां हुआ था, लिखा हुआ है ऐसा, मैक्सिमम यहां हुआ, मिनिमम यहां हुआ था। अच्छा, फाइनल वाटर कहां पे एब्जॉर्ब हुआ? कलेक्टिंग डक्ट। यूरिया कहां पे एब्जॉर्ब हुआ? कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन वापस कहां पे आ गया? थिन असेंडिंग की थिक असेंडिंग? थिन असेंडिंग में, ठीक है ना? कल इसको एक बार रिवाइज भी कराएंगे और इसके आगे बढ़ेंगे भी, है ना?